वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। डेट है आज 7 जुलाई और डिस्कस करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले न्यूज़ आती है दिल्ली की। यहाँ पे एक आरटीआई की क्वेरी ने ये रिवील किया है कि जो नंबर ऑफ दिल्ली में लाडली योजना बेनिफिशियरीज थे वो पिछले 15 साल में 60% तक ड्रॉप हो गए हैं। तो ये लाडली योजना क्या थी? ये लाडली योजना बेसिकली जनवरी 1 2008 को लॉन्च की गई थी यंग वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उनके एजुकेशन और उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए और जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो एक डाटा जो मिला है, ये आरटीआई के अंदर में जो डाटा मिला है, उस डाटा के अंदर में यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज थे 2008 में दैट वाज 1.25 लाख, ये 2024-2025 में गिर के 53,000 आ गए हैं। एक ऑफिशियल, एक अनएनोनिमस ऑफिशियल के हिसाब से इसका वन ऑफ द रीज़न इज ज़्यादा गर्ल्स जो हैं ये स्कूल से ड्रॉप आउट कर रही हैं। लॉट ऑफ गर्ल्स जो हैं वो अवेयर नहीं है इस स्कीम के बारे में और फैमिली की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है स्कीम के अंदर में वो रिन्यू नहीं करा रही है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद सेकंड न्यूज़ पे आते हैं पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड। पंजाब में बिजनेस को इम्पार्ट करने के लिए या बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए स्कूल में क्लास 11 और 12th के स्टूडेंट्स को अब बिजनेस और मार्केटिंग के स्किल्स भी सिखाए जाएंगे एज पार्ट ऑफ करिकुलम। तो एक ब्रॉड स्कीम चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट इज़ यंग एंटरप्रेन्योर्स स्कीम। इस स्कीम के अंदर में स्कूल और कॉलेज में जाने वाले जो बच्चे हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए प्रमोट किया जाता है। उसी का पार्ट में, उसी के करिकुलम, उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या प्रमोट करने के लिए क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को अब अपने स्टार्टअप्स डालने के लिए इनकरेज किया जाएगा और एज पार्ट ऑफ दैट ओनली इनको अब बिजनेस और मार्केटिंग के स्किल्स जो हैं इसमें ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड और सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़। इसमें फर्स्ट न्यूज़ आती है अमेरिका की। अमेरिकन बिलियनियर एलोन मस्क ने अपनी एक नई पार्टी दैट इज़ अमेरिकन पार्टी बनाने का अनाउंसमेंट किया है। ये अनाउंसमेंट उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटेस्ट बिल था, जो दोनों हाउसेस में, कांग्रेस के दोनों हाउसेस में पास हो गया है, दैट इज़ वन बिग वन ब्यूटीफुल बिल एक्ट, इसके वो अगेंस्ट में थे। इस बिल से उनको सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम थी। एक तो ये अमेरिका की डेप्ट लेने की कैपेसिटी या जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर देता है, जो एलोन मस्क के हिसाब से फाइनेंशियली बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेप है। और दूसरा, ये कुछ सेक्टर्स, कुछ सोशल सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, देन उसके बाद ग्रीन एनर्जी सेक्टर, इनकी सब्सिडीज़ को कट करता है। तो ये उसके भी अगेंस्ट में है। ये जो बिल है, ये बिल हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये बिल का मेन फोकस है डिफेंस की स्पेंडिंग को इम्प्रूव करना, बॉर्डर की स्पेंडिंग को, बॉर्डर सिक्योरिटी की स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करना। लेकिन ये सारी स्पेंडिंग जो खर्चा आएगा, ये जो सारी स्पेंडिंग करेंगे, वो स्पेंडिंग के लिए ये बिलियनर्स जो हैं या जो रिच हैं उनको ज़्यादा टैक्स नहीं करना चाहते। इनफैक्ट दिस बिल provides tax cut to the businesses more and more, but at the same time reduces the subsidies which are provided to social sectors like healthcare, education, etc. in order to fund the initiatives which has been decided under this bill. तो इनके हिसाब से, इलोन मस्क के हिसाब से, ये फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही ख़राब डिसीजन है और इनका ये कहना है कि यूएस में जो है वो टू पार्टी सिस्टम नहीं चलता। टू पार्टी सिस्टम मतलब यूएस की दो मेजर पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन इलोन मस्क के हिसाब से दोनों ही पार्टी की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं ये 80% मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये एसेंशियली एक सिंगल पार्टी सिस्टम ही अमेरिका में शो करता है। इसी को चैलेंज करने के लिए उन्होंने अपनी खुद की पार्टी अब लॉन्च करी है। देन उसके बाद आती है इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़। इसमें फर्स्ट न्यूज़ आती है एईआरबी से रिलेटेड, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, इन्होंने दो इंडिजिनसली बिल्ट 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन को ऑपरेशनल लाइसेंस दिया है। एनपीसीआईएल, जैसे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड क्या है? ये पीएमओ के अंदर काम करने वाला एक बोर्ड है जो अक्रॉस द कंट्री न्यूक्लियर मैटर्स से रिलेटेड सारे डिसीजंस कंट्रोल या रेगुलेट करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। एंड देयर इज अनदर एजेंसी दैट इज एनपीसीआईएल, दिस इज अ पीएसयू, न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एनपीसीआईएल जो है, ये इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम करते हैं, उनका ऑपरेशंस यही देखता है। अभी तक ये जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, दैट इज़ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, और ये ज़्यादातर रिएक्टर्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर फॉरेन कंपनी से।
तो इनके अब अभी तक हमने इंडिजिनसली ये बनाए नहीं थे। एनपीसीआईएल ने फर्स्ट टाइम ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर खुद का बनाया है, जिसके ऑपरेशन के लिए इसको एईआरबी की प्रपोजल की या अप्रूवल की ज़रूरत थी, जो अब फाइनली मिल गई है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि ये हमारी एक इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन या इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है और हमारी फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंडेंस जो है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ रिलेटेड टू चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने चाइना के ऊपर जो बैन लगाए थे कुछ चीज़ों को लेके, उसके लिए अब एक रिटेलिएशन करना शुरू करा है और सेम रिस्पॉन्स जो है शो करना शुरू करा है। तो चाइना की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संडे को ये अनाउंस किया है कि वो यूरोपियन यूनियन से ऐसी मेडिकल डिवाइसेस की गवर्नमेंट परचेज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 45 मिलियन चाइनीज़ युआन से ज़्यादा है। तो उस केस में यहाँ पे अब अ, यूरोपियन यूनियन चाइना को जो है वो अपने मेडिकल डिवाइसेस इस वैल्यू से ज़्यादा के मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा चाइना ने क्यों किया है? क्योंकि पिछले 2 से 3 महीनों में यूरोपियन यूनियन ने चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। जैसे चाइना बिल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कुछ टैरिफ हाई लगा दिए यूरोपियन यूनियन ने। सिमिलरली यहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। यूरोपियन यूनियन ने डिक्लेयर करा था कि 60 बिलियन यूरो से ज़्यादा वर्थ के या ज़्यादा वैल्यू के कोई भी मेडिकल डिवाइसेस वो चाइनीज़ कंपनीज से यूरोपियन यूनियन कंपनीज या यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट्स नहीं खरीदेंगी। रीज़न बीइंग, उनको ये डर था कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जो चाइनीज़ मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये ईयू फर्म्स को कंपटीशन करने में का रिस्ट्रेन कर रहे हैं। चाइना यूरोपियन यूनियन की फर्म्स को अपने कंट्री में ओपनली एक्सेस नहीं देता, वो उतना उनको एक्सेस नहीं देता कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के जो मेडिकल डिवाइसेस या प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रीली चाइना में सेल कर पाए। लेकिन चाइना यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको ओपन कॉम्पिटिशन यूरोपियन यूनियन में प्रोवाइड कराए। इसी चीज़ को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने चाइना के ऊपर 2 महीने पहले, आज से 1.5 से 2 महीने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था और उसी के रिस्पॉन्स में अब चाइना ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर सेम प्रोडक्ट्स पे वह रिटेलिएशन कर दिया है या हाई टैरिफ या रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। इसके बाद आता है न्यूज़ रिलेटेड टू दलाई लामा। तो दलाई लामा का कल जो है रिसेंटली दलाई लामा कल 90 ईयर्स के उनकी एज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो ये इनका 90th बर्थडे था। दलाई लामा एक बहुत ही सिंबॉलिक बिग पर्सनैलिटी है व्हेन इट कम्स टू तिब्बतन कल्चर। ये दलाई लामा जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न तिब्बत में इनकी बर्थ हुई थी और जब ये 2 साल के थे तो इनको प्रीवियस 13th दलाई लामा जो थे, थुप्तेन ग्यात्सो, उनका रीइंकार्नेशन डिक्लेयर कर दिया गया था एंड दैट इज़ हाउ ही बिकेम द 14th दलाई लामा। दलाई लामा जो है इनको बुद्धिज़्म में एक कंसेप्ट होता है दैट इज़ बोधिसत्वा। उनमें से एक बोधिसत्व है अवलोकितेश्वरा। तो ये बोधिसत्व क्या होते हैं? बोधिसत्व मतलब एक एक हर एज में ऐसा माना जाता है एक एनलाइटेंड बीइंग होते हैं हर एरा में। ये एनलाइटेंड बीइंग दूसरों को बुद्धिज़्म या निर्वाणा अटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी इसी टाइप के दलाई लामा जो है 14 दलाई लामा, ये भी बोधिसत्व हैं जिनका नाम है अवलोकितेश्वरा, जो कंपैशन के बोधिसत्व माने जाते हैं और तिब्बत के पेट्रोन सेंट माने जाते हैं और सबसे सुपीरियर गॉड या स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। तो उस केस में ये उनका मैनिफेस्टेशन माने जाते हैं दलाई लामा जी, एंड ही हैज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है तिब्बत के लिबरेशन के लिए, एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल कंडक्ट करने के लिए। और ये पहले नोबेल लॉरिएट भी हैं जिन्होंने ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स के कंसर्न या ग्लोबल एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए अपनी आवाज़ उठाना शुरू करी थी अक्रॉस द वर्ल्ड। 1989 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था तिब्बत के लिबरेशन के लिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स मेक्स यूनिफाइड प्रपोजल फॉर आईएमएफ रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ब्राज़ील में ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। एनुअल मीटिंग जो होता है, एनुअल समिट, वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे ब्रिक्स का ग्रुप है। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है। ये पाँचों ही डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और ये अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मिल के अभी जैसे ब्रिक्स की जब मीटिंग होती है तो
पीएम या लीडरशिप की मीटिंग तो होती है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके सब लीडर्स तो मिलते ही हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होती है। तो अभी यस्टरडे ब्रिक्स ग्रुप के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और यहाँ पे जॉइंटली उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है, सबने ये एग्री करा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसमें कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक ग्लोबल बॉडी है जो अक्रॉस द वर्ल्ड डिफ़ॉल्टिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करती है, या जिन ऐसी कंट्री जिनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस होने से उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इम्बैलेंस आ जाता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो अब यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज़ क्या चाहती है, जैसे ये जो आईएमएफ का बोर्ड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बोर्ड, ये बोर्ड में मेजॉरिटी पावर जो है या मेजर डोमिनेशन जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ करती है, जैसे कि यूएस या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी वोटिंग पावर यहाँ पे आईएमएफ की डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा नहीं है। तो अब ये ब्रिक्स ग्रुप ये चाहता है कि आईएमएफ में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिससे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज़, और इन जिनकी ग्लोबल इकोनॉमी में साइज़ बहुत बड़ी हो गई है, दे आर अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमी फॉर द होल वर्ल्ड, तो उस केस में उनको भी उतना वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास होते हैं। तो यहाँ पे आईएमएफ में वो कोटा रिफॉर्म्स चाहते हैं। कोटा रिफॉर्म्स मतलब एक मेंबर कितनी बड़ी इकोनॉमी है उसके हिसाब से उसको एलोकेशन मिलना चाहिए आईएमएफ में वोटिंग पावर का और फाइनेंशियल रिजर्व्स का भी, जिससे जो आईएमएफ की डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा बैलेंस्ड हो पाए। दिस इज़ व्हाट द प्रपोजल हैज़ बीन गिवन बाय ब्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, इंडिया अर्जेंटीना पे। तो यहाँ पे इंडिया और अर्जेंटीना ने अपने ओवरऑल टाइज जो है क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी के, उसको नया मोमेंटम देने का डिसीजन दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स में कोलैबोरेशन अपने इम्प्रूव करने के लिए काम करने की बात करी है। जैसे 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अर्जेंटीना का विजिट किया था, और अर्जेंटीना में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ जेवियर मिली, उनके साथ बहुत सारे उनके डिस्कशन हुए थे, और डिस्कशन में कंक्लूजन ये निकला कि इंडिया और अर्जेंटीना जो है कुछ मैटर्स पे अपना कोऑपरेशन बढ़ाएगा, जिनमें आता है क्रिटिकल मिनरल्स, शेल गैस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन एरियाज़ में इंडिया और अर्जेंटीना अपना कोऑपरेशन बढ़ाएगा। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मुझे 3 क्रिटिकल मिनरल्स के जो हैं नाम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिख के बताना है। तो यहाँ पे ये दोनों ने कोऑपरेशन का डिस्कशन किया है। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो अर्जेंटीना की विज़िट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विज़िट है। ये पिछले 57 ईयर्स में, मतलब 57 ईयर्स के बाद इंडिया की कोई फर्स्ट बायलैटरल विजिट है अर्जेंटीना में। इंडिया पहली बार कोई लीडर 57 ईयर्स के बाद अर्जेंटीना विजिट कर रहा है, मतलब 1 टू 1 टॉक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, जो अभी 57 ईयर्स के बाद लीडरशिप के लेवल पे अर्जेंटीना को विजिट कर रहे हैं, इसके पहले एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 2018 में भी अर्जेंटीना को विजिट किया था, लेकिन वहाँ पे मेन फोकस या वहाँ पे रीज़न 1 टू 1 टॉक का नहीं था मेन, वहाँ पे वो G20 की समिट या मीटिंग अटेंड करने गए थे। तो जो बोलते हैं ना 1 टू 1 मीटिंग के लिए मिलने जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज बायलैटरल विजिट। ये पहली बायलैटरल विजिट है 57 ईयर्स में इंडिया के लीडर की अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री होने वाला है। अर्जेंटीना के पास वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट शेल गैस रिजर्व हैं और फोर्थ लार्जेस्ट शेल ऑयल रिजर्व्स हैं, जिसका हम आने वाले टाइम में एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी एनर्जी की जो चेन है, जो सप्लायर्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी हमारा मोस्ट ऑफ द जो ऑयल और गैस आता है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आता है या रशिया से आता है। अर्जेंटीना कैन बिकम वन मोर कैंडिडेट जहाँ से हम अपनी सप्लाईज जो हैं वो खरीद सकते हैं, जिससे हमारे जो सप्लाई शॉक हैं वो रिड्यूस हो जाए। इसके साथ साथ में अर्जेंटीना के पास क्रिटिकल मिनरल्स के बहुत हाई या रिच रिजर्व्स भी हैं, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं इनका भी एक बहुत लार्ज रिजर्व है, जो आने वाले टाइम में इंडिया की बड़ी नीड बनने वाला है, पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। तो यहाँ पे इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में जो डिस्कशन हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है लास्ट न्यूज़ रिलेटेड टू साइंस। नासा ने अभी एक नया प्लेनेट डिटेक्ट किया है जिसका टेम्परेचर ये सजेस्ट करता है कि वहाँ पे कंडीशंस जो है इंडिया के मतलब ह्यूमन काइंड के हैबिटेबल कंडीशंस हैं, मतलब ह्यूमंस वहाँ पे रहने के लिए सोच सकते हैं। द कंडीशंस आर सिमिलर टू व्हाट वी फाइंड इट एट अर्थ। तो
तो यहाँ पे एक डिस्कवरी कैसे मिली है, ये डिस्कवरी एक टेलीस्कोप है नासा का, दैट इज़ जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये आज तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है जो नासा ने या हमने कभी भी डेवलप किया है वर्ल्ड ने। तो ये जो टेलीस्कोप है ये स्पेस में तैर रहा है और इसने एक मासिव प्लेनेट एक ऑब्जर्व किया है, जिसकी कंडीशन या जिसका ऑब्जर्वेशन या जिसका इंडिकेशन हमको ये शो करते हैं कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। तो इस प्लेनेट को क्या नाम दिया है, ये प्लेनेट को नाम दिया है TWA7 और ये प्लेनेट जो है अर्थ से 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है साइज़ में और 34 लाइट ईयर्स अवे हमसे यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। तो आगे चल के इस प्लेनेट का कैसे यूज़ किया जा सकता है, नाउ साइंटिस्ट विल और नाउ द एस्ट्रोनॉमर्स विल स्टडी इट। So this completes the news of the day. I hope you liked the video. Please do share it with your friends who are preparing for the exam. And also we have a GS mentorship course running. हमारे GS mentorship course को अगर आप join करना चाहते हैं which is very affordable in price, तो आप मुझे 8962291192 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।